बेसिकली आपकी जो सर्कुलर मोशन है उसके हवाले से, ठीक है। सो इस चैप्टर के अंदर हम जो चीज़ पढ़ेंगे वो सर्कुलर या एंगुलर रिलेटेड कुछ मूवमेंट्स होंगे, ठीक है। आइदर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ आप कह सकते हैं, सेकेंडली आप सेलेस्टियल बॉडीज़ और कुछ सैटेलाइट और मून, इन तरह की चीज़ों का भी यानी एटमॉस्फेयर स्केल पर भी पढ़ेंगे। तो जो पहला है आपके पास वो है क्वेश्चन के व्हाई डज अ डाइवर चेंज इट्स पोजीशन बिफोर एंड आफ्टर डाइविंग टू द बॉटम। अब ये अपनी पोजीशन कैसे और क्यों चेंज कर रहा होता है जब वो वाटर के अंदर डाइविंग के लिए वो छलांग लगा रहा होता है। पहले उसने अपनी आर्म्स को ओवरऑल एक्सटेंशन की है बॉडी को, मतलब बिल्कुल एक ओपन उसका है। मैं यहाँ पे आपको ड्रॉ कर दूँ, ये हो अच्छा, डाइवर। ये वो सरफेस एरिया का है ना? हाँ ये देखें आप, ये आपका डाइवर है। इसने दोनों आर्म्स को यूं स्ट्रेच किया होता है पहले, ठीक है। अब ये क्या करता है, इस तरह स्ट्रेच करने से सेंट्रल बॉडी इसकी ये कहीं बनती है, ये और ये घूम फिर के इसका डायाजाल बनता है और ये ऐसे रोटेट होगा। तो इसका तकरीबन ये वाला एक यानी कि जो सर्कल है आपका, जो रेडियस है वो आपका यहाँ से इस प्लेस से काउंट करेंगे तो आर की वैल्यू थोड़ी बड़ी हो जाएगी बिकॉज द आर्म्स आर स्ट्रेच, ठीक है। आर थोड़ा ग्रेटर होगा। दूसरा क्या है कि वो अपनी लेग्स को इस तरह इकट्ठा कर लेता है, यानी कि इस तरह यहाँ पे यूं एक इकट्ठा सा होके ये उसकी सरी होती है जी, यहाँ पे ऐसे हो जाता है और वो कलाबाजियाँ यूं करके खा रहा होता है, ऐसे ही है ना कुछ। यस सर। अब अभी ये जो इस तरह की स्टेट आई, इसमें आपका जो सर्कल बना वो थोड़ा सा ये मैक्सिमम उसका विड्थ है, तो इसका रेडियस सेंट्रल प्लेस से ये वाला यहाँ से ये आर है, तो आर जो है वो स्मॉलर हो गया, ठीक है। अब यहाँ केस में एक ही बॉडी है, सो एम राइट हेयर एज वेल एज द एम राइट हेयर बोथ रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। अब इसके बाद क्या बात है, हम जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया को देखते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये होता है आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। अब जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है जब एक्सटेंडेड बॉडी होती है तो आर बड़ा होता है, जब आर बड़ा होगा तो एम आर स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर होगी। यानी मैं इसको यूं भी कह सकता हूँ, यहाँ पे एक मिनट सीजर में ले लूँ, ये जो आई है ना, आई वन इसको कह रहा हूँ, ये ग्रेटर होगा जब वो जंपिंग के लिए कर रहा है। लेकिन जब वो वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप कैलकुलेट करते हैं उसका आई टू इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, जब रेडियस स्मॉलर हो जाएगा तो आई टू जो है दैट विल बी स्मॉलर देन आई वन। अच्छा, अब आई वन और आई टू का कंपैरिजन हम अभी कर रहे हैं। अब हमारा जो एंगुलर मोमेंटम होता है, एंगुलर मोमेंटम दैट इज इक्वल टू आई ओमेगा, ऐसे ही होता है। मेरे को यस। नहीं पता, अपना क्वेश्चन मुझे कंफर्म करना है इसकी, ओके। यहाँ पे आई ओमेगा की इक्वल है, तो जिसका आई बड़ा होगा लाजमी सी बात है। अब देखो, आई ओमेगा जो है ना, इन दो चीज़ों का मल्टीपल जो एंगुलर मोमेंटम है, आई का भी और ओमेगा का भी, ये एक कांस्टेंट होता है किसी भी बॉडी के लिए। बात समझ आई? यस। यानी कि बिफोर समथिंग हैपनिंग एंड आफ्टर समथिंग हैपनिंग इसको कांस्टेंट होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द जनरल लॉ ऑफ एंगुलर मोमेंटम। हम्म। तो इस जिस तरह बिफोर कोलिजन और आफ्टर
यस सर। अच्छा, वो लीनियर मोमेंटम था, यहाँ एंगुलर मोमेंटम की बात कर रहे हैं। यहाँ पे आपके पास बेसिकली जो आई वन है और ओमेगा वन विल बी इक्वल टू आई टू एंड ओमेगा टू, राइट। अब यहाँ पे आई टू जो है ये स्मॉल हो जाता है, आई वन जो है ये बड़ा हो जाएगा। जब ओमेगा बड़ा होता है तो वेलोसिटी कम होती है, रोटेटिव वेलोसिटी। जब आई टू स्मॉल होता है वो बिल्कुल इकट्ठा सा हो जाता है, बिल्कुल ऐसे जैसे छोटा बच्चा होता है वो वाला कॉम्बिनेशन। तो उस केस में क्या होता है कि इसका आई स्मॉल हो जाता है तो इसकी जो वेलोसिटी है ये ओमेगा टू की शक्ल में, यानी ओमेगा टू जो है बढ़ जाती है। अब जब रोटेटिव वेलोसिटी टू, यानी कि जब वो इस फॉर्म में चला जाता है तो वो तेज़ी के साथ रोटेट करता है, बिल्कुल तेज़ी के साथ। फिर वो अपनी बॉडी को एक्सटेंड कर लेता है, यानी स्पीड से पानी के अंदर आगे बढ़ जाएगा। बात समझ आई। तो उसने अपनी रोटेशन या ओमेगा को बढ़ाया, रोटेशनल स्पीड को, वेलोसिटी को, एंड आफ्टर दैट दे obtained the same momentum, और एज अ रिजल्ट फिर उसने अपना मकसद जो है वो अचीव किया। अब इसको हम देखते हैं डाइविंग परस्पेक्टिव से। A diver change its position before and after diving to control the rotation. बात समझ आ गई, control of rotation of the positive objects in the air. This is based on the conservation of angular momentum. यहाँ पे लिख रहा है कि जी फर्स्ट पे क्या है, बिफोर डाइविंग द डाइवर tucks in their arms and legs, reducing their moment of inertia, the distribution of the mass relative to the axis of rotation, by decreasing the moment of inertia। ये अब इस कंडीशन की बात बता रहे हैं, ये वाली कंडीशन, ये अब ये अभी इसने, अब देखो दो कंडीशन है। मैं अगर आपको ये बात बताऊं बच्चे, तो एक तो वो पहले जब खड़ा हुआ था उस पोजीशन पे, बोर्ड पे, डाइविंग बोर्ड पे, तो उस टाइम उसकी ये कंडीशन थी, ठीक है, ये वाली। फिर वो क्या किया, उसने अपने आप को शिफ्ट किया इस पोजीशन में, फिर दोबारा वो इसी तरह की कंडीशन में करके अपने आप को लेंथी आर्म्स करके फिर वो बॉडी के उसके अंदर पानी के अंदर डाइव करता है। तो इसकी जो शिफ्टिंग है उसने इसको पोजीशन वन कहा है और इसको पोजीशन टू कहा है, यानी ये बिफोर डाइविंग है और पानी के अंदर वो फिर इस तरह सीधा हो जाता है। तो इस हवाले से आप देखें तो वो कह रहा है अपनी जो है ना वो आर्म्स को कंट्रैक्ट कर लेता है, और उसकी वजह से क्या होता है कि एंगुलर वेलोसिटी, इनर्शिया कम हो जाता है, लेकिन उसने उसने लिखा है कि डिक्रीजिंग द डिक्रीज कर दिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। तो जो एंगुलर वेलोसिटी जो है क्या हो जाएगी, एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी, सिंपल है। अब इसकी वजह से क्या फॉर्म मल्टीपल फ्लिप्स इससे आते हैं, मल्टीपल फ्लिप्स आते हैं, फिट्स आते हैं, और मोर क्विकली जो है वो क्या करता है, इस चीज़ को अपने आप को जो है वो अचीव करता है। अब आफ्टर कंप्लीटिंग द यस रोटेशन, सर। जब उसकी रोटेशन कंप्लीट हो जाती है, फिर डाइवर क्या करता है, एक्सटेंड कर लेता है अपनी बॉडी को, ठीक है, और बाय स्प्रेडिंग देयर इन आर्म्स और लेग्स को इंक्रीजिंग द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उससे क्या होगा फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, एंड दिस हैपन द एंगुलर वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज होगी, और फिर उसके बाद स्लो डाउन देयर रोटेशन, और फिर उससे स्लो रोटेशन तो स्लो डाउन हो जाएगी, लेकिन उसकी स्पीड जो सीधी वाली होगी वो बढ़ जाएगी, ठीक है ना, रोटेट तो नहीं करेगा लेकिन वो सीधा जाएगा, ठीक है। तो ओवरऑल क्या आपने नोट किया है कि दिस अलाउ द डाइवर टू अचीव बोथ स्पीड ड्यूरिंग फ्लिप्स एंड कंट्रोल व्हेन प्रिपेयरिंग टू एंटर द वाटर, मिनिमाइजिंग द स्प्लैश, इससे छींटें भी कम पड़ेंगी, एंड इंश्योरिंग द एक्यूरेट डाइव, ठीक है। द एंटायर प्रोसेस फॉलोज द कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम which states that if no external torque on the body the angular momentum will increase। बात समझ आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अर्थ सैटेलाइट इज अ ग्रेविटी फ्री सिस्टम ओइंग टू एंडलेस ट्यूब। एक ये क्वेश्चन और एक इससे नेक्स्ट एक क्वेश्चन पड़ा हुआ है कि इफ अ सैटेलाइट इज इन द स्टेट ऑफ फ्री फॉल देन व्हाई डज इट नॉट फॉल ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। ये दोनों क्वेश्चन बेसिकली
पर्सपेक्टिव से पूछे गए हैं, तो जो आंसर है वो ओवरऑल सेम है, कंसेप्ट सेम है इन दोनों का। और ये जो रिजल्ट है इसको हम थोड़ा सा ड्रॉ कर लेते हैं। ये क्या कह रहा है कि अर्थ का सैटेलाइट इन अ ग्रेविटी फ्री सिस्टम ओबे द रिजल्ट। अर्थ का सैटेलाइट बनाते हैं अभी। ये कह रहा है कि जो अर्थ है, ये आपके पास सपोज अर्थ है ए, अर्थ का जो सैटेलाइट है वो जो यहाँ कहीं इस टी शेप में फिर रहा है, मतलब ये अर्थ का सैटेलाइट है, और ये कंटिन्यूअसली एक पाथ को फॉलो करते हुए इधर रोटेट कर रहा है। इसका मतलब है कि इसको ज़मीन की तरफ गिर जाना चाहिए। पहली बात तो ये है कि क्या ये फ्री फॉल है या नहीं। ठीक है, उसने क्वेश्चन बिल्कुल एक डिफरेंट एंगल से पूछा। पहले तो पूछता है इज द ग्रेविटी फ्री सिस्टम। सबसे पहले तो वो ये बात जो कह रहे हैं कि ग्रेविटी फ्री, कंक्लूजन इस बात ने सीधा सीधा ये हो गया कि ये तो ग्रेविटी फ्री सिस्टम तो भाई है नहीं है ना। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर ग्रेविटी फ्री होता तो सैटेलाइट यहाँ से सीधा चला जाता टेंजेंशियली, लेकिन सैटेलाइट सीधा नहीं जा रहा बल्कि कंटिन्यूअसली इट्स गेटिंग रोटेटेड इनटू अ सर्कुलर पाथ। ये इसमें तो इसका मतलब है समथिंग गोइंग टू अट्रैक्ट दिस satellite which is its pulling effect is continuously rotating into a circular path। और पुलिंग इफेक्ट की बेसिकली क्या है, अर्थ के अलावा और कुछ भी नहीं है, वही ग्रेविटेशनल फील्ड है। ग्रेविटेशनल फील्ड या ग्रेविटेशनल उसको पुल भी कह सकते हैं। ओके, यस सर। तो अब यहाँ से हमें ये तो कंफर्म हो गया कि अर्थ जो सैटेलाइट है दैट इज़ नॉट अ ग्रेविटी फ्री सिस्टम। अब दूसरा इसी का पार्ट, इसको जस्टिफाई में आप यही बता दोगे कि अगर ये जो ग्रेविटी फ्री सिस्टम होता राइट एट दैट पॉइंट ये जो अर्थ है ये एक स्ट्रेट पाथ पे निकल जाता आपका सैटेलाइट और ये कभी मुड़ के ना आता। लेकिन ये कंटिन्यूसली अपना पाथ चेंज करता है, इसका मतलब देयर इज समथिंग फोर्स जो है वो अट्रैक्ट कर रही है और दैट इज ग्रेविटी, इसलिए अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड में वो सॉरी सैटेलाइट सिस्टम जो है वो ग्रेविटी फ्री है। बस इतना सा था, इसको रिट्रेस करने के बाद हम आगे इन बातों को डिस्कस करेंगे। An Earth satellite is not a gravity-free system. In fact, a satellite rely on the gravity to stay in orbit around the Earth. The misconception arises because the satellite seems to float in the space, but they are actually in a continuously state of free fall toward the Earth. अब ये फ्री फॉल का कंसेप्ट क्या है? फ्री फॉल वो चीज़ होती है जब आप, ये आपकी अर्थ पड़ी है ना यहाँ पे, तो अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड जब किसी चीज़ को अट्रैक्ट करता है, सपोज ये एक लिफ्ट है, क्या कहते हैं आपकी लिफ्ट जो चेयर हम लोग सिंपल जो उसमें यूज़ कर रहे होते हैं, एक्सेप्ट ऊपर नीचे ये है दूसरी, तो आपकी अर्थ की जो पुल है वो उसको नीचे खींचेगी और उस लिफ्ट के ऊपर लगी हुई जो स्टील रॉड्स हैं वो उसको ऊपर की तरफ ले जाती हैं अपनी कंटिन्यूसली फिक्स पेज पे। इसको ये कहते हैं कि अगर इस पुल को या वो जो पुलिंग चीज़ है वो क्रॉस हो जाए, यहाँ से कट जाए, तो उस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ इस अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड ही वाली फोर्स होगी जो इसको नीचे की तरफ बड़ी तेज़ी के साथ अट्रैक्ट करेगी और ये फ्री तरीके से गिरेगा। ऐसे ही है ना, सिंपल है। यस सर। हाँ, तो ये जो नीचे फ्रीली गिरेगा इसको हम कहते हैं फ्री फॉल। यानी some sort of nature of the earth, nothing is blocking this attractive force, while on the other hand we can say that the nothing is going to oppose this attraction। उस टाइम पे सारी की सारी अट्रैक्शन, सारी की सारी पुल जो आपकी अर्थ की तरफ लग रही होगी, तो दैट बॉडी विल बी सेड टू बी मूविंग इन द फ्री फॉल मोशन। अब यही केस है वो सैटेलाइट कर रहा है। सैटेलाइट को हमेशा अर्थ कंटिन्यूसली अपने एक सर्कुलर पाथ पे रोटेट करवाना चाह रही है, तो वो फुल अपनी
होने की वजह से उसको मूव नहीं करता। तो अब यहाँ पे ये वही चीज़ लिख रहा है कि एक्चुअली द कंटिन्यूस स्टेट ऑफ फ्री फॉल टुवर्ड अर्थ है। वैसे तो वो कंटिन्यूसली अर्थ में फ्री फॉल ही कर रहा है। तो अब अगर हम थोड़ा सा इसको देखें तो ग्रेविटी ग्रेविटी का रोल क्या है सैटेलाइट ग्रेविटी रोल क्या है। जैसे सैटेलाइट ऑर्बिट द अर्थ ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी पुलिंग देम टुवर्ड द प्लैनेट। ठीक है। However, they are moving at such a high speed, tangentially, they continuously fall on the path to visit them crashing into it. अब देखो बच्चे आपके मन में ये भी तो क्वेश्चन आ सकता है कि सर ये अर्थ इसको ये अदरवाइज टेंजेंशियली निकल जाता नहीं, अर्थ इसको क्या कर रही है अंदर की तरफ ये कंटिन्यूसली इसको रोटेट कर रहा है। सर ये रोटेट करता तो ये गिर क्यों नहीं जाता यूं ऐसे करके किसी पॉइंट पे, है ना ऐसी बात। तो इसका सिंपल आंसर ये है कि भाई उसकी टेंजेंशियल स्पीड इतनी ज़्यादा है कि वो दोनों आपस में कहीं एक पॉइंट पे आके सिमिलर हो जाती हैं कि वो ना अंदर जा सकता है और ना बाहर जा सकता है। तो लिहाजा वो एक कंटिन्यूस प्लेस पे, जैसे हम इलेक्ट्रॉन के लिए यही कंसिडर करते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स की जो स्पीड है वो एक टेंजेंशियली स्पीड और उसकी न्यूक्लियर पुल के हिसाब से इस तरह की है कि वो दोनों आपस में क्या हैं कि जाके कैंसिल आउट कर देती हैं एक दूसरे के फेवर में। यस सर। मेरे ख्याल से ये बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन होते हैं, अब इसको रीडिंग कर लेते हैं। अच्छा, वो कह रहे फ्री फॉल का सीन क्या है। अब उसी में थोड़ी सी ऊपर एक लाइन में लिख रहा है कि दिस क्रिएट्स बैलेंस बिटवीन देयर फॉरवर्ड मोशन एंड द पुल ऑफ द ग्रेविटी। और फिर एट द एंड क्या होता है कि वो इन अंदर आते हैं बार बार एक्सेट्रा ताकि वो पहुंचे। आपने इसको सिंपल फॉर्म में लिखना है कि यस द सॉरी आपने लिखना है कि द सैटेलाइट सिस्टम is not a gravity-free system. Satellite system have enough tangential speed to escape out through the Earth's gravitational field, but the negative pull of the gravitational field continuously pulling it toward itself. As a result, the satellite unable to go inside to the Earth's surface, neither leave the orbit of the gravity. This situation rotates around Earth at a constant speed that seems to be filling the space without boundary. बस सिंपल क्लियर है। यस। हाँ, इससे अगले क्वेश्चन पे हम जाते हैं जिसमें यही चीज़ एक नए एंगल से पूछी है उसने कि इफ़ अ सैटेलाइट इज द स्टेट। ये वही वाला अगला क्वेश्चन है कि वो नीचे सरफेस पे क्यों नहीं गिरता। तो अगेन से वही बात है कि इतनी स्पीड से वो मूव कर रहा होता है कि उसको सरफेस पे आने की यानी एक तरह से आप कहें कि आने से ज़्यादा वो लीव करना चाहेगा, लेकिन लीविंग और सरफेस पे आने वाली दोनों फोर्स आपस में इक्वल हो जाती हैं, तो ये ऐसा होता नहीं है बात। हम बोले सर फिर इसके प्रॉपर वर्ड्स क्या हैं कि सैटेलाइट इन द ऑर्बिट अराउंड द अर्थ इज इंडीड इन स्टेट ऑफ फ्री फॉल। हकीकतन तो वो बिल्कुल अर्थ की तरफ ही गिरना चाहता है, बट it does not fall to the earth surface because of the high tangential motion। उसको टेंजेंट पे जो उसने सीधे पॉइंट पे चले जाना है उस प्लेस पे इसकी वेलोसिटी बहुत हाई होती है। अब एक्सप्लेनेशन क्या है जी इसकी फर्दर कि फ्री फॉल स्टेट इज कॉन्स्टेंटली पुलिंग टूवर्ड द अर्थ, यानी अर्थ की तरफ बाय द ग्रेविटी विच काजेज इट टू फॉल टूवर्ड द प्लैनेट। अब उससे क्या होता है कि वो प्लैनेट की तरफ इसको खींचता है। बट ये क्या करता है हाउएवर द सैटेलाइट इज मूविंग वेरी क्विकली इन अ डायरेक्शन पैरेलल टू द सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये मीन्स दैट द फॉल्स सरफेस वेरी हाई फ्रॉम यानी अच्छा ये कहने का पर्पज़ क्या है दोबारा से, ये अर्थ है ये इसके पैरेलल सरफेस जब बन रहा है तो वो इधर मूव करना चाहता है, फिर उसकी इस जगह पर ये कहीं डायरेक्शन पैरेलल जा बनती है, ये सीधा मूव करना चाहता है। लेकिन इन फैक्ट इन सारे सिनेरियोज में ऐसा नहीं होता और वो कंटिन्यूसली रोटेट करता है। फिर वही बात रिपीट करके आगे आपने लिख देनी है। तो मज़ीद एक्सप्लेन करते हैं हम इसकी तरफ क्वेश्चन की तरफ कि दिस हाई वेलोसिटी इंश्योर दैट द सैटेलाइट फॉल्स द सरफेस ऑफ द अर्थ विद कर्व अवे बीनीथ एंड इट सेम रेट। यानी कि जहाँ जहाँ पे अर्थ की सरफेस कर्व होगी उसी जगह पे आपका वो भी कर्व होता जाएगा। दैट्स इट, इतना कोई ये मतलब आप कहें कि वो चीज़ नहीं थी ज़्यादा डिटेल वाली, ऑलरेडी हमने इस पर काफ़ी डिस्कस कर लिया। होपफुली कि क्लियर भी होगा बच्चा। यस सर। जी, तो नेक्स्ट हम चलते हैं जी ज़रा 4 पे कि 6 पे जाते हैं।
velocity of the ring disk at the bottom of the inclined plane. क्वेश्चन ये है, वो कह रहा है कि आपके पास एक मतलब ये इस तरह से कोई इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास एक डिस्क है, जो ये रिंग समझ लें, और एक और डिस्क है जो अंदर से फील्ड होती है, ठीक है। ये है आपकी डिस्क और ये है आपकी रिंग। इनकी टेंजेंशियल वेलोसिटी, सॉरी क्या कहते हैं, इस पे बॉटम लेवल पे जाके आपने फाइंडिंग आउट करनी है कोई चीज़ें, और वो कह रहा है कंपेयर द वेलोसिटीज ऑफ द रिंग एंड डिस्क एट द बॉटम ऑफ द इंक्लाइन प्लेन। फॉर रिंग, रिंग के लिए क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ द रिंग जो है वो जी एच होता है, ये आपको मेमोराइज करनी है, क्योंकि बेटे मैंने इसका सबसे शॉर्टेस्ट जो तरीका इस क्वेश्चन को देखा है वो यही है कि डायरेक्टली रिंग और डिस्क की वेलोसिटीज आपको पता हो। तो आप अगर शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर इनकी नहीं वेलोसिटी, ये क्या कहते हैं सर ये क्या नाम है जो पुराने है ना शॉर्ट क्वेश्चन उसमें भी है मतलब प्रॉपर डेरिवेशन सॉल्व हुई है। इम्पोर्टेंट हाँ मुझे सवाल है पता है ये अपनी डेरिवेशन भी होता है। यस मुझे पता है कि सॉल्व में भी है मेरे पास। जब मैं इसका क्वेश्चन फाइंडिंग आउट कर रहा था तो मुझे उस टाइम भी प्रॉपर डेरिवेशन ही मिली है, लेकिन मैंने कहा कि अगर आप ये भी डेरिवेशन, कोऑर्डिनेट्स वाली। हाँ तो अगर आप बच्चे आप ये डेरिवेशन करते रहोगे तो फिर ये आप यही करते रहो ना, फिर तो आप बैठे ही रहोगे, इसकी असल बात नहीं तो ये नहीं नहीं सर मैं आपको ये कह रही हूँ कि सर मतलब ऐसा है ना कि मतलब आप कह रहे हैं ना कि रट्टा टाइप लगाना पड़ेगा हाँ हाँ इसकी भाई जो उसकी, ये नहीं जो नहीं नहीं रिजल्ट राइट है राइट वो मेरी मसला बात, नहीं है मतलब हाँ आप उधर से समझ के इस वो मतलब मैंने एक फाइनल किस्म पॉइंट्स को बस की याद मेमोराइज करें। की मतलब हाँ हाँ मतलब डेरिवेशन की भी है ना तो उस वजह से क्या कहते हैं ये ठीक इवन है, लॉन्ग में भी है। लॉन्ग हाँ में भी हाँ इसकी यस है यही डेरिवेशन। इसलिए कह रहा हूँ। अब यहाँ पे सिंपल आप क्या करोगे, रिंग की जो वेलोसिटी होती है वो जी एच के अंडर रूट के साथ है, और दूसरी जो है वो आपके पास क्या है, वेलोसिटी ऑफ द डिस्क जो है दैट इज 4/3 जी एच के अंडर रूट। अगर आप थोड़ा सा देखें तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ मेरे ख्याल से कि अगर जो जी एच का अंडर रूट और जी एच का 4/3 के साथ अंडर रूट, अगर मैं इसको v जो है ये आपके पास ये एक है ऊपर वाली डिस्क की थी, रिंग होती है, ये v रिंग है और ये डिस्क है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो 4 का अंडर रूट हो जाएगा 2, ठीक है, और 3 का अंडर रूट उसी तरह रहे तो जी एच कर लो, और 2/3 का अंडर रूट जी कर लो। अब अगर आप देखें तो ये दोनों चीज़ ये और ये सेम है, लेकिन डिस्क की वेलोसिटी जो है आपके पास 2/√3 टाइम्स मल्टीपल है जी एच के। तो आप अगर देखें तो वो कहते हैं कि द डिस्क इज फास्टर देन द रिंग। रिंग की देखें उसके साथ कोई और कोफिशिएंट नहीं है, जबकि यहाँ पे देखें तो जी एच, देखो ना ये इसको जी एच को मैं वी रिंग लिख सकता हूँ, यस सर। सिंपल, ये वी जो डिस्क है इसकी वेलोसिटी 2/√3 और जी एच की जगह पर मैं वी रिंग लिख सकता हूँ, यानी रिंग की वेलोसिटी का 2/3 टाइम्स मजीद मल्टीपल करो तो वी डिस्क आता है। इसका मतलब 2/3 मल्टीपल टाइम्स जो है ये आपके पास ग्रेटर है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये अभी लग रहा है कि पहले तो बात ये कंफर्म हो गई ना कि डिस्क इज़ फास्टर देन रिंग, ठीक है, दूसरी क्या है स्पेसिफिकली उसकी वेलोसिटी कितनी फास्ट होगी, इतने टाइम्स, विच मीन्स कि इस अब उसका जब आप सोल्यूशन निकालोगे तो 1.15 टाइम्स ग्रेटर होगा, ठीक है, एंड दैट इज द वेलोसिटी टू द इंक्लाइन प्लेन, दैट्स इट बस, क्लियर। यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, हाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग एंड द डिस्क कैन बी इक्वल। हाँ भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग और डिस्क का कैसे इक्वल हो सकता है, पहले तो बात है मोमेंट ऑफ इनर्शिया है क्या। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप लोगों को अच्छे से पता है जी कि v जो है वो इक्वल होता है आपके, I जो है ये रिंग का ग्राफ होती है और ये डिस्क का ग्राफ होता है,
कर लें, यानी डिस्क छोटी ले लें और इसकी रिंग के अंदर वो मैस आप डाल लें, आर को बड़ा कर लें, मैस बराबर कर लें, ठीक है, इसी तरह यानी इन दोनों का मल्टीपल आप कांस्टेंट कर लें यहाँ से, तो फिर ही बराबर हो सकते हैं। तो इसको आंसर पढ़ते हैं ज़रा। द मोमेंट इनर्शिया ऑफ द रिंग एंड डिस्क कैन बी इक्वल इफ देयर मैसेज आर डिफरेंट। ये बड़ी बात है, अगर आप इनका मैस डिफरेंट करेंगे तो फिर ही बराबर हो सकते हैं। अगर मैस को बराबर करते हैं ना, अगर मैस को बराबर कर लिया तो फिर हमें एक का रेडियस बड़ा और एक का छोटा करना पड़ेगा, बट देयर रेडियाई एंड मैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपन्स, ये असल वाली बात है। यानी कि एक तो मैस में डिफरेंस होना चाहिए बट रेडियाई का, मोर ओवर जो मैस की डिस्ट्रीब्यूशन है, ये दो फैक्टर लाजमी है जो एक दूसरे को कंपनसेट करें। कंपनसेट का मतलब क्या है, यानी कि वो उनका मल्टीपल एट मोस्ट कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, सपोज फॉर अ रिंग ऑल द मैस इज कंसंट्रेटेड एज द सिंगल रेडियस, यानी कि उसका मैस एक सिंगल रेडियस के अंदर ही कंसंट्रेटेड है, तो ये वेरी भी नहीं होगा ना। एंड दिस मैस इज स्प्रेड ओवर द लार्जर एरिया। अब लाजमी सी बात है जो कि डिस्क है उसमें, यहाँ पे जो ये सर्कुलर शेप थोड़ी है, ये आपके पास एक है जी डिस्क और दूसरी साइड पे ये है आपके पास रिंग। रिंग के अंदर जितना भी मैस होगा वो लाजमी सी बात है इस सर्कुलर यानी ये सर्कल वाली एरिया में होगा, इसके अलावा उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है मैस रखने का। ठीक है, जबकि इसका डिस्क का क्या सीन होगा, ये अंदर फील्ड है ये वाला, तो ये इसका पूरा मैस जो है वो अंदर स्प्रेडेड होगा। समझ तो नहीं आई? नहीं सर। तो बस वो यही बता रहा है कि मतलब इन दोनों का आपस में क्या सीन होगा। तो आगे लॉजिकली एक्सप्लेन क्या करता है, ये एम आर स्क्वायर, ये रिंग का स्क्वायर आर वाला, और ये फिर डिस्क का स्क्वायर उसने लिखा है। और फिर वो कह रहा है कि इनको जब इक्वलाइज करेंगे उसका भी ये आप जनरल मैंने लिखा था ना एम आर स्क्वायर, यहाँ पे इसका डिस्क का होगा तब इसका रिंग का होगा, तो ये हाफ कर लिया। अब इन इस तरह अगर आप देखें रेडियस दोनों के अगर बराबर कर लें तो रेडियस एक दूसरे को कटा देंगे, लेकिन मैस जो है वो डिस्क का हाफ ही होगा, तो रिंग के मैस के बराबर होना चाहिए। ये आपका रिजल्ट आ गया। क्लियर? यस सर। अब फ्लाई व्हील की जो बात करता है, ऑफ इंजन इज मेड हैवी एट सेंटर, इसका पता या नहीं पता, क्या पता, कभी सुना? सर मैंने ना इसके शॉर्ट क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट वाले नहीं किए, पर ये फ्लाई व्हील वाला मेरे ख्याल से है उसमें बुक में। आप मुझे 5 मिनट देंगे, मैं चेक कर लूँ। यार आप चेक करो, मैं आपको दिखाता हूँ फ्लाई व्हील है क्या चीज़, इसको देखो ज़रा। सर नहीं, ये वो हैवियर अंदर है, पता नहीं कोई ग्रेविटेशनल कोई पता नहीं क्या था, मुझे इतना एग्जैक्टली याद नहीं। इसको देखो ज़रा। सर एक सेकेंड। यस सर, नहीं मैंने देखा है उसकी, वो उन्होंने बनाई हुई है डायग्राम बुक में, की बुक में, सॉरी। अच्छा, Why is the flywheel of an engine made heavy in the rim? ये तो है सर, पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, ये क्यों नहीं हमने देखा? ये आपने किया होगा तो सर बस छोड़ देते हैं इसको। नहीं सर, मैंने अभी करना है, मतलब मैं कर लूँगी वो, मतलब मैंने आसान आंसर लिखा हुआ होगा। ये थोड़े से ना, मतलब मैं वैसे नहीं कह रही इसेंस में, पर थोड़े से आपने आंसर्स थोड़े से मतलब शायद मतलब मुझे थोड़े से मुश्किल लग रहे हैं, पर कोई नहीं, मतलब वो मैं कर लूँगी। अपने आप को कहा करते हैं कि ये इजी होगा। ओके, आगे सर चलते हैं। नहीं, वो थोड़ा elongated वे में आपने किए हैं ना, मैं थोड़ा ये पॉइंट्स अलोंगेटेड है भाई, करा ये बना देखो कर। ज़रा, ये अलोंगेटेड है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आंसर अलोंगेटेड है ये। नहीं सर, elongated नहीं, मतलब उसमें थोड़े से रीजंस ज़्यादा होते हैं, मतलब अच्छा वो चलो, थोड़े इसको टू खुद द कर लो, पॉइंट टाइप। सिंपल ये है कि आप कर लोगे, दैट्स इट। हाँ, हाँ हाँ, वो मैं कर लूँगी, कोई मसला नहीं ओके, है। नेक्स्ट क्या है आपके पास, ए बॉल इज जस्ट supported by a string without breaking, if it is set swinging it breaks, why? वाह, वाह, दैट्स अ ग्रेट क्वेश्चन। बहुत अच्छे थे, इसको बस आपने कंसेप्ट में समझना है कि ये क्या कर रहा है।
यस। सिंपल, ये एक बॉल है, उसको इसने अटैच करके ये स्ट्रिंग के साथ लटकाया हुआ है जस्ट। अब ये स्ट्रिंग बड़ी वीक सी है, लेकिन फिर भी ये ब्रेक नहीं हो रही, टूट नहीं रही इस तरह खाली लटकाने से। लेकिन रिहाब क्या करती है, इसको रोटेट करवाती है यूं इस तरह सर्कुलर पाथवे में। ये जब सर्कल में मूव करती है तो ये ब्रेक हो जाती है। उधर से भी हो सकती है, नीचे इधर आके फिर भी हो सकती है। कि देखो, ये आपके पास स्ट्रिंग जो है ना किसी पॉइंट से अटैच के साथ ये करके हमारे पास ये कोई बॉल है अटैच हुई है। तो रिहाब ने क्या किया, इसको रोटेट करवाना शुरू कर दिया है। ये रोटेट होती है कैसे, अभी इस पॉइंट पे है, फिर थोड़ी देर बाद इस पॉइंट पे, फिर इस पॉइंट पे, ये सर्कुलर पाथवे में रोटेट करवा रही है, ठीक है। अब क्वेश्चन इसने ये क्वेश्चन किया है कि ये इस पॉइंट पे आके ये ब्रेक हो जाती है, मज़ीद कंटिन्यू नहीं रह पाती। हालांकि ये लटकाते हुए बड़े आराम से ये हैंगिंग पोजीशन में थी विदाउट ब्रेकिंग। तो रोटेशन में ये ब्रेक क्यों हो जाती है? बहुत सिंपल सा आंसर है। देखो, हम थोड़ा सा रोटेटिव बॉडी की पोजीशन को देखते हैं। ये आपकी वो है स्ट्रिंग, ये रोटेशन में है यहाँ पे। बल्कि इसको मैं रोटेशन को डिफरेंट वे में ले लूँ। ये देखो, ये लटका, ये वेट लग रहा है नीचे। अब यहाँ पे ये क्या करेगी, जब रोटेट करेगी तो ये अपनी पोजीशन से यहाँ यहाँ पकड़ेगी, इधर इधर और इधर। अब ये जो 3 to 4 साइड्स मूविंग होगी, इसकी मूवमेंट होगी कंटिन्यूसली सर्कुलर पाथवे में। इस बार ये अपने टेंजेंट से सीधा ऊपर मूव कर जाएगी, और यहाँ भी इसलिए इसकी कोशिश होगी कि ये सीधा नीचे चली जाए, इधर इसकी कोशिश होगी ऐसे चली जाए, यहाँ ऐसे चली जाए। लेकिन स्ट्रिंग इसको सेंटर की तरफ एफ सी जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो प्रोवाइड करेगी। बात समझ आई? ताकि वो सेंटर में रोटेट करे। जब यहाँ पे आएगा, यहाँ पे जितनी सेंट्रीपिटल फोर्स होती है उतनी एफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी होती है ना, बाहर की तरफ, जो बाहर फेंक रही है। यस तो जी। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस जगह पर जहाँ पे W होगा, जब नीचे आएगा तो नीचे वेट भी उसका एक्ट करेगा, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है ना एफ जी भी आप कहें, ग्रेविटेशन से हट के फ्यूगल, FUGAL फ्यूगल, ये दोनों एक साथ इंप्लीमेंट होंगी तो स्ट्रिंग के अंदर टेंशन बढ़ जाएगी। टेंशन बढ़ेगी तो वो चीज़ ब्रेक हो जाएगी, सिंपल। पहले समझ आई? दोबारा से मैं एक शॉर्टली एक्सप्लेन दे देता हूँ, विद एक्सप्लेनेशन। इसको देखो, ये आपके पास एक स्ट्रिंग है, यहाँ पे आपने बॉल बांधी है, आपने इसको रोटेशन शुरू करवाई, यहाँ से ये इस साइड पूरी एक रोटेट कर ली, मतलब यहाँ से यूं कर ली, ये इस तरफ रोटेट कर ली। ये कह रहा था नॉर्मली ये हैंग अप हो जाती है बगैर स्ट्रिंग के टूटे हुए, लेकिन जब आप इसको रोटेट करवाते हो तो ये तब स्ट्रिंग टूट जाती है गलती से। रीज़न यही है, जब नॉर्मली था तो सिर्फ वेट था, अब वेट के साथ और जो आपके पास सेंट्रीफ्यूगल या सेंट्रीपिटल के बराबर फोर्स और भी लग रही है जो इसको अवे फ्रॉम द सेंटर खींच रही है, तो वो फोर्स की वजह से, पुल होने की वजह से ये ब्रेक हो जाएगी। यही बात उसने अपने वर्ड में लिखी है। तो देखिए, व्हेन द बॉल स्विंग्स इट follows a circular path as it moves its speed changes at the lowest point। लोएस्ट पॉइंट का मतलब क्या है, जब आप सर्कुलेट करते हैं इसको हाई पॉइंट से नीचे, ऊपर से नीचे की तरफ सर्कुलेट, जैसे मैंने बताया था कि आप ज़मीन की तरफ लोएस्ट पॉइंट की तरफ, लाइक ये वाला ये लोएस्ट पॉइंट है ना, ये फिर हाई होता 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 लोएस्ट पॉइंट पे गया, फिर लो पे आया, इस तरह। यहाँ पे क्या होता है, लोएस्ट पॉइंट पे पहुँचती है तो इट्स स्पीड इज़ हाईएस्ट, उस टाइम इसकी स्पीड सबसे ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। एट दिस पॉइंट, लोएस्ट पॉइंट, द स्ट्रिंग हैज़ टू पुल इन टू वेज। द फर्स्ट वन इज सपोर्ट द वेट ऑफ द बॉल, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स को, यानी कि उसका जो वेट है वो इसको सपोर्ट कर रहा है, पहली पुल तो उसके वेट की होगी, ग्रेविटेशनल फोर्स की। जो दूसरी बॉल होगी जी, वो प्रोवाइड बाय द
सेंट्रीपिटल फोर्स टू कीप द बॉल मूविंग इन इट्स रूटीन पाथ। तो इस फोर्सेस की वजह से वो क्या करता है, ब्रेक कर जाता है। बात समझ आ गई है? हम्म इसके अलावा कोई बात है या आगे मैं पढ़ूँ या थारोली या आप पढ़ लोगे? ये उसने इसको सिंपल टर्म में ये भी लिखी हुई है कुछ चीज़ें। सिंपल क्या है, द बॉल इज मूविंग फास्ट एट द बॉटम ऑफ इट्स विंग, द स्ट्रिंग हैज़ टू पुल हार्डर to keep it move in a circular path to support its weight. If the pull become too strong, the string जो है वो snap कर देगी। सर एक सेकंड, मेरे ख्याल से ये राइट फील्ड वाला भी है मेरे में। या ये हमने उस टाइम पे क्यों नहीं देखा? नूर, ये मेरी सारे मेहनत नहीं आपने टाइम ज़ाया की होगी। नहीं सर, वो क्या नाम है, फिटेड स्पिनर में बनके नहीं, वो नहीं, खैर। पता नहीं, ये राइफल की नोजल जो है उसके अंदर ये ग्रूविंग हो रही होती है ऐसे सर्कुलेशन में, और वो सर्कुलर पाथ में रोटेशन की वजह से जो आपकी बुलेट होती है वो एक तो अपने निशाने पर एग्जैक्ट लगती है, दूसरी उसकी एंगुलर स्पीड जो है वो उसको एक स्पेशल थ्रस्ट मिलता है इस तरह से। अगर देखें यहाँ से यहाँ तक उसका डिस्टेंस हो जाता है थोड़ा, लेकिन अगर उसको ग्रूविंग वे में रखा जाए तो ये तो ज़्यादा डिस्टेंस जा बनता है। तो उसको प्रेशराइज करने के लिए एक अच्छा डिस्टेंस दे के फिर थ्रस्ट देते हैं, तो वो मतलब अच्छी खासी दूरी तक जाती है। इसलिए स्नाइपर वाली जो नोज़ल होती है, या मतलब स्नाइपर राइफल की जो नोज़ल होती है वो काफ़ी बड़ी होती है ताकि ज़्यादातर बुलेट उसके अंदर है, ज़्यादा दूर तक जाए। इसलिए पिस्टल की जो गोली होगी या उसकी मतलब क्या कहते हैं इफेक्ट होगा वो उतना ज़्यादा नहीं होता एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ G3 या रिपीटर, या फिर आप स्नाइपर की बात करें, स्नाइपर तो अच्छे मतलब दूर तक किलोमीटर्स तक भी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की मार्किंग्स कर रहा होता है। फिर उनकी एक्यूरेसी में फिर फर्दर इतने डिस्टेंस में आपके पास एयर रेजिस्टेंस, एयर ड्रैग, ये बहुत सारी चीज़ें आ जाती होती हैं, तो वो एक सेपरेट केस है। लेकिन राइट हेयर जो उसने ग्रूविंग की बात की है वो इस वजह से है। होपफुली कुछ आइडिया मिल गया होगा, बाकी आप पढ़ लीजिएगा। हाँ, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, व्हाई व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म क्रिटिकल वेलोसिटी एंड वेटलेसनेस? या क्रिटिकल वेलोसिटी क्या है और वेटलेसनेस क्या है? ये दोनों एक दूसरे की मतलब आप कहें कि मुहिम टर्म्स हैं। इनको क्या बोलते हैं, क्या मतलब है इस चीज़ इन चीज़ों का? वेटलेसनेस किसी भी बॉडी का फ्रीली फॉल करना, ये उसकी वेटलेसनेस है। लेकिन जो क्रिटिकल वेलोसिटी है ये जब आप, मैं इसको थोड़ा सा फ्लिप करके समझा देता हूँ। सपोज हम ये अर्थ पे रह रहे हैं मोस्ट ऑफ सारे, यहाँ से किसी ने क्या किया, यहाँ पे हम एक रॉकेट लॉन्च करते हैं अपर एरिया में, ठीक है? तो रॉकेट ऐसे लॉन्च नहीं होता, रॉकेट लॉन्च करने के लिए सीधा ऊपर नहीं भेजते हम इसको, क्या करते हैं जब ऊपर भेजते हैं तो कहीं ना कहीं इस पे ग्रेविटी इम्पैक्ट करती 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 इसको यू टर्न देगी, फिर आगे अर्थ का कर्व पाथ आ जाएगा तो वो और टर्न होता होता फिर एक पॉइंट पे वो रोटेट करना शुरू कर देता होता है, सिंपल सा। तो क्वेश्चन इज दैट कि आपके पास टेल मी क्रिटिकल वेलोसिटी क्या है? क्रिटिकल वेलोसिटी बेसिकली वो वेलोसिटी है जिसमें ये अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को ब्रेक कर लेती है, और फिर वो एक सर्कुलर पाथ में आराम से रोटेट कर सकते हैं उस स्पीड को, मिनिमम स्पीड को ग्रेविटेशनल क्रिटिकल वेलोसिटी कहते हैं। देखो, ये आप कोई भी चीज़ ऊपर अर्थ पे फेंकते हैं तो वो फ़ौरन नीचे आ जाएगी, फिर फेंकेंगे फिर नीचे आ जाएगी, तो ये पर्सपेक्टिव कॉन्टिन्यूसली चलेगा। इस पर्सपेक्टिव को आप इस पर्सपेक्टिव को जो है आप बहुत एक अच्छे वे में मतलब इसको आउटकम कैसे ले सकते हैं कि जब आप इसको एक ऐसी स्पीड में फेंकें कि उसके बाद ये वापस आने के बजाय रोटेशन ही शुरू करे, राइट? सो एट दिस पॉइंट योर अर्थ्स ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो आपका वो ज़्यादा हाईली इम्पैक्टफुल होगा, मतलब उसके अगेंस्ट स्पीड जो है आपको बढ़ने की प्रॉब्लम करेगा। तो ये जो स्पीड होगी इसको हम क्रिटिकल स्पीड कहते हैं। और उसके बाद क्रिटिकल स्पीड के बाद अर्थ जब आपका सैटेलाइट रोटेट करेगा अराउंड द अर्थ, तो फिर वो उसकी वेटलेसनेस भी कम होगी क्योंकि वो हर टाइम पे अर्थ की तरफ गिरने की कोशिश करेगा, लेकिन उसकी टेंजेंशियल स्पीड इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि वो नहीं गिरेगा। अब पढ़ते हैं, क्रिटिकल वेलोसिटी इज द मिनिमम स्पीड एन ऑब्जेक्ट मस्ट हैव टू स्टे इन अ स्टेबल ऑर्बिट अराउंड द प्लेनेट या सेलेस्टियल बॉडी का।
For example, satellite in the space need to travel at a certain critical speed to stay in the orbit around the Earth. If their speed is too slow, they will fall back to the अर्थ। ये वही वाली बात है ना कि अगर स्पीड स्लो होगी तो अर्थ उसको खींच लेगी ना अपनी तरफ। बेशक भले ही आप उस जगह पे डायरेक्ट उसको छोड़ के आओ तो अर्थ खींच लेगी, क्योंकि वो टेजेंशियली मूव नहीं कर पाएगा तो अर्थ के अंदर की तरफ मूव करते करते वापस आएगा। तो वो मिनिमम स्पीड है जो उसको रोटेट करवाने के लिए चाहिए होगी, उसको हम कह रहे हैं क्रिटिकल स्पीड। ठीक है, इसमें फिर ना वो इतनी ज़्यादा तेज़ हो कि वो अर्थ यानी कि फील्ड ही छोड़ जाए, और ना इतनी कम हो कि फिर वो अर्थ के अंदर आएगा। दिस स्पीड बैलेंसेस द ग्रेविटेशनल पुल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक हो गया यहाँ तक? Okay, weightlessness occurs when a object slash person experiences net force of gravity acting on them। देखो वही लिफ्ट वाली बात है, जब नेट फोर्स सिर्फ और सिर्फ आपकी ग्रेविटी की फोर्स हो तो उसको हम वेटलेसनेस कहते हैं। दिस हैपन्स इन अ फ्री फॉल सच एज व्हेन एस्ट्रोनॉट्स आर इन दी spacecrafts orbiting the Earth, although gravity is still acting on them, उस टाइम भी gravity act कर रही है, the object or the person is falling at the same rate as the spacecraft, creating the sensation of floating. In this state, there is no normal force pushing back, which we normally experience as a weight, so it will feel like there is no gravity। देखो वहाँ पे अगर आप आर्ट्सोनॉट्स की अगर वो बात करें तो वो कह रहा है कि भाई हालांकि उन पे ग्रेविटी एक्ट कर रही होती है। मैं ज़रा थोड़ा सा इसको ब्रेक कर दूँ आपको थोड़ा क्लियर होगा। ये कह रहा है ये अर्थ है और यहाँ पे कोई सैटेलाइट है, इस सैटेलाइट के अंदर कोई भी लोग काम कर रहे हैं। ये यहाँ से जो इसने मूव करना है एक सर्कुलर पाथवे पे रहना है। ठीक है, अब ये जो एक सर्कुलर पाथवे पे रहेगा तो लाजमी सी बात है ग्रेविटेशनल पुल तो है इस पे, लेकिन ये वाले ऐसे मूव करते हैं आपके पास जैसे इनको कोई और ग्रेविटी है भी नहीं, बिल्कुल फ्लोट करते हुए फ्लोटिंग वे में ये मूव कर रहे होते हैं। तो वो कह रहा है कि इसका रीज़न यही है ना कि ये इनको ये इस साइड मूव करने के बजाय ये वाला जो अंदर की तरफ पुलिंग है और आउटसाइड ये सीधा जाने वाला है, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं और ये इस वजह से ये ऑलमोस्ट फ्री फॉल ही हो जाता है। यानी इस पर ग्रेविटी इतनी इफेक्टिव नहीं रहती है उस टाइम पर, यानी ग्रेविटी का इम्पैक्ट बेसिकली ओवरऑल मशीन पे लग रहा होता है, तो इसलिए उनको इंडिविजुअल बॉडी के तौर पर एक्ट नहीं कर रही होती। वेटलेसनेस को जनरली भी आप कंसिडर कर सकते हो कि व्हेन देयर इज नो फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी एंड समथिंग इज गोइंग टू फॉल विद द इफेक्ट ऑफ या विद द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटेशनल पुल, इट इज कंसिडर्ड एज द वेटलेस फॉल। बस दैट्स इट। यस सर। नेक्स्ट है आपके पास कि व्हाट इज द लीस्ट स्पीड, वो कम से कम स्पीड क्या है at which an aeroplane can execute a vertical loop of 1 kilometer radius so that the air which be no density to the pilot to fall down at the highest point। what does mean by the vertical loop? तो देखो यार आप पायलट हमारा नाशिद नवाज मोहतरम साहब क्या कहते हैं कि ज़मीन से उड़े, ये इनका प्लेन जा रहा है राइट। मैं इस प्लेन की कुछ ऐसी शेप बना के दिखा दूँ। ठीक है, ये तो ये इनका प्लेन यहाँ से वो कहते हैं वर्टिकली अपवर्ड के लिए वन किलोमीटर का लूप होना चाहिए रेडियस, यहाँ से 1 किलोमीटर, ये किलोमीटर से इधर ऊपर भी 1 किलोमीटर। ठीक है, तो ये ऐसा लूप हर साइड से 1 किलोमीटर होना चाहिए। 1 किलोमीटर ये लूप इसके अंदर ये रोटेट करे। कंडीशन ये है कि जब आपके पास यहाँ पे एरोप्लेन पहुँचे उल्टा, इधर मुंह हो इसका यहाँ और ये नीचे की तरफ, तो ये पायलट जो मौजूद इधर बैठा है ये नीचे ना गिर जाए, ये क्वेश्चन का आंसर है कि ऐसा होना चाहिए 1 किलोमीटर का लूप जिसमें उस पर स्पीड फाइंड आउट करो जिसमें ऊपर जाने पे वो नीचे ना गिरे पायलट उड़ते हुए। जैसे आप यूँ समझ लें कि एक पानी की भरी बाल्टी लेते हैं और उसको आप हैंग कर रहे हैं अपने और उसको रोटेट करवाते हैं यहाँ इस तरह, तो ऊपर इस पोजीशन पे जब बाल्टी जाएगी हैंगिंग के लिए तो वो नीचे पानी उसके अंदर से ना गिरे, तो ये वाला कौन सी स्पीड होगी उसकी। तो ये वो कह रहा है कि उस टाइम पे बेसिकली ये कंडीशन कब आ सकती है, ये कंडीशन एक ही सूरत में आ सकती है जब आपके पास सेंट्रीपिटल फोर्स जो है
ये वाली जो स्पीड है वो आपके पास क्या है, एम वी का स्क्वायर, यानी कि उसकी जो सेंट्रीपिटल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स है वो दोनों बराबर होगी, तो फिर नहीं होगा ऐसा, ठीक है जी। उसके लिए फिर लाजमी सी बात है, आप क्या करते हो, m को m से कैंसिल आउट करवा लेंगे, v का स्क्वायर ओवर g आ जाएगा, v का स्क्वायर ओवर g आएगा तो फिर आप क्या करेंगे, r को उधर मल्टीप्लाई करवाएंगे, g r हो जाएगी, v का स्क्वायर इसके इक्वल आ जाएगा, फिर अंडर रूट लेंगे तो g r का अंडर रूट जो है ये आपके पास रिजल्ट आएगा। होपफुली आपको ये समझ आएगा। और फिर उसकी वैल्यू g और r, रेडियस 1 किलोमीटर है यानी आपका 1000 मीटर भी है, तो इसको पुट अप करेंगे तो आपके पास 99 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से अगर जहाज जाएगा तो वो फिर आएगा यहाँ से। क्लियर? यस सर।